मनोहर सुबह तड़के उठकर घर में पूजा करते हुए जोर जोर से घंटी बजा रहा था। ओफो, ये बुढ़ा भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देता। ना जाने क्या सोचकर मेरे घर वालों ने इस घंटी बजाने वाले से मेरी शादी करवा दी थी। अरे याद आया, आज तो मेरी किट्टी पार्टी है, कुछ अच्छी सी ड्रेस निकाल लेती हूँ पहनने के लिए। ये सोचकर शारदा अपनी अलमारी खोलती है। ये वाली ना, ये वाली ड्रेस तो कुछ खास नहीं है, ये वाली पहनूं? नहीं यार, ये तो कुछ समय पहले ही पहनी थी, तो फिर क्या पहनूं? आखिर क्या पहनकर जाऊं मैं किट्टी पार्टी में? अरे शारदा, ओ शारदा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मेरे लिए नए कपड़े भी नहीं दिलवाते। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर 3 साड़ियां लाया था। मुझे वो साड़ियां नहीं पसंद, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है। जाओ जाकर अपनी बहू को ही वो साड़ियां दे दो। अब निकलो मेरे कमरे से, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगी कि कभी भूलोगे नहीं। मनमोहन अब कमरे से बाहर आ जाता है और उदास होकर हॉल में आकर बैठ जाता है। वहीं खड़े उसके दोनों बेटे बहू ये सब तमाशा देख रहे थे। देखा तुम लोगों ने, उसने मुझसे कैसे बात की। इस औरत के लिए मैं कितना भी कुछ कर लूं, ये कभी खुश नहीं होती। शायद मेरा नसीब ही खराब है जो ऐसी पत्नी मुझे मिली। खैर, मैं मंदिर होकर आता हूँ। उस दिन मनमोहन सुबह का निकला हुआ शाम को एक बुर्के वाली औरत के साथ घर लौटता है। उधर शारदा भी जीन्स टॉप पहनकर किट्टी पार्टी से लौटती है। अपने पति को बुर्के वाली औरत के साथ देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बुर्के वाली कौन है तुम्हारे साथ? ये फातिमा है, मेरी दूसरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या बाबूजी, आपने शादी कर ली? आपको ऐसा नहीं करना था बाबूजी। आपको माँ को इतनी बड़ी सजा भी नहीं देनी चाहिए थी। तुम इस बुरखे वाली को मेरी सौतन बनाकर ले आए। ये क्या तमाशा है इस घर में? तुम मेरी सौतन ले आए और वो भी मुस्लिम सौतन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और हाँ, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मेरी कोई मनाही नहीं है। और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लेकिन अब फातिमा मेरी पत्नी है और इस सब कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो फातिमा, अंदर मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मनमोहन फातिमा के साथ कमरे में चला गया। शारदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ ही दिन में फातिमा ने घर का सारा काम संभाल लिया। मुझे ये नॉनवेज नहीं खाना, ये मुस्लिम तो हमारी रसोई का सत्यानाश करके छोड़ेगी। मुझे नहीं खाना ये सब खाना। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। कोई बात नहीं शारदा जी, मैं आपके लिए वेज में कुछ बना देती हूँ। अब वो उसके लिए वेज खाना बनाकर लाती है जो शारदा को पसंद तो आता है, लेकिन फिर भी वो उसके बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं करती। लेकिन फातिमा की तारीफ तो अब मोहल्ले वाले भी करने लगे। वाह, क्या किस्मत पाई है मनमोहन भाई साहब ने, जो इस उम्र में भी इतनी अच्छी पत्नी मिल गई उन्हें। देखो तो कितने अच्छे संस्कार है इसके। ऊपर से खुद को ऊपर से नीचे तक ढक कर भी रखती है। हाँ, उस बेशरम शारदा की तरह तो नहीं है जो छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनकर इस बुढ़ापे में घूमती है, वो अलग। ये सब सुनकर शारदा को बड़ा ही गुस्सा आता है। सभी गाँव वाले अब फातिमा की ही तारीफ करते हैं। फिर एक रोज, चलो फातिमा, आज हम दोनों साथ में फिल्म देख कर आते हैं। बहुत साल बीत गए मुझे किसी के साथ फिल्म देखने गए हुए। जी आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मनमोहन फातिमा के साथ फिल्म देखने चला गया। ये देख शारदा मन ही मन खूब जलती है, लेकिन अब सिवाय पछताने के उसके पास और कोई चारा भी क्या था। ऐसे कुछ दिन बीते। एक रोज उस गांव में कुछ अजीब घटना घटने लगी। उस गांव के छोटे छोटे बच्चे अचानक से गायब होने लगे। अब गांव वालों को शारदा पर शक होने लगा। मुझे लगता है इन बच्चों के गायब होने में शारदा का ही हाथ है। एक यही है इस गांव में जिसका स्वभाव सबसे अनोखा है। ना तो ये बच्चों को पसंद करती है और ना ही उनके साथ अच्छे से पेश आती है। रुक जाइए, यूँ किसी पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं। किसी के कैरेक्टर और कपड़ों को देखकर उसके व्यवहार को जज नहीं किया जा सकता। और सच्चाई क्या है इसका पता हमें लगाना ही होगा। और अगर मैं इस बात का पता ना लगा सकूं तो आप लोगों को जो ठीक लगे वो इनके साथ कीजिएगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब फातिमा जासूसों की तरह दिन रात इस बात का पता लगाने लगी। और फिर एक रोज गांव की दूसरी तरफ बनी पहाड़ी की गुफा से वो एक तांत्रिक को पकड़ कर ले आई। साथ ही उन सब बच्चों को छुड़वा कर ले आई जो उसने बलि देने के लिए उस गुफा में कैद करके रखे थे। वो उस तांत्रिक को सब गाँव वालों के सामने लेकर आती है। कौन है तुम मूर्ख औरत? मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू जानती नहीं मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ। होगा तू कहीं का बड़ा तांत्रिक, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं तुझे जलते हुए कोयले में डाल दूंगी अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया। तूने इस गांव के बच्चों को गायब किया है ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि मैं इस अमावस्या पर उन सब की बलि देकर बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। मुझे पता था शारदा के पहनावे और व्यवहार की वजह से उसे इस गांव में और उसके परिवार में कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने इस काम के लिए इस गांव को चुना ताकि सबका शक इस शारदा पर ही जाए और मैं और भी शक्तियां हासिल कर ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन इस बुर्के वाली औरत ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? फातिमा ने अब अपना बुर्खा उतारा तो अंदर उसने पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी। उसका ये रूप देखकर सभी हैरान रह गए। फातिमा, ये तो हाँ, यही मेरी सच्चाई है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। जब मुझे पता चला कि इस गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं तो मैं इसका पता लगाने के लिए मनमोहन जी के साथ उनकी नकली पत्नी बनकर इस घर में आई, क्योंकि मुझे इस गांव में रहकर ये पता लगाना था कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। और आज ये मेरी पकड़ में आ गया। अब उम्र भर जेल में बैठकर ऐसा सड़ेगा, कोई शक्ति से नहीं बचा पाएगी। थैंक यू मिस्टर मनमोहन, मेरी मदद करने के लिए। इसका मतलब आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, ये सब तो मैंने फातिमा मैडम की मदद करने के लिए किया था, साथ ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए। शारदा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया कि हर चीज एक उम्र के हिसाब से ही सही लगती है। उसने मनमोहन से माफी मांगी। साथ ही उस दिन के बाद उसने छोटे कपड़े पहनना भी छोड़ दिया।
माँ सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, अभी ये ले। ये क्या माँ, बस 100 रुपए, इनमें क्या होगा? माँ मैं किसी मेले में नहीं जा रही हूँ, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं हम सब। इतने पैसे तो वहाँ का वेटर टिप में ले जाता है। पायल तुझे पता है कि इन 100 रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि तुम यही सब नाटक करोगी, पर मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ। ऐसा करो तुम ना ये 100 रुपए भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ अब से मैं कॉलेज भी पैदल ही जाया करूंगी, उससे ऑटो के 30 रुपए भी बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना। ये क्या बात हुई पायल, ये तो सरासर बदतमीजी है। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम अजय था और उन दोनों की इकलौती बेटी थी पायल। अजय एक कार मैकेनिक था। ज्योति और अजय में अच्छी बनती थी, लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज जरा अलग थे। उस दिन अपनी माँ से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ओह हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर विकास, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज लैब में। ओह हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अरे घबराओ मत, आ जाओ मेरे साथ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफी देर से धूप में पैदल चलकर थक चुकी पायल मना नहीं कर सकी और विकास के साथ उसकी कार में बैठ गई। और फिर ओह नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाह, इसका इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें तो। म्यूजिक तो और भी औसम है, सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। विकास ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया जिसमें पायल खो गई। वो पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अमीरी में कितना मजा है। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक पायल ये बातें सोच रही थी तब तक कॉलेज आ गया। आप ना मुझे यहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते ना। विकास कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर पार्किंग में जब विकास के साथ पायल कार से उतरी तो वहाँ खड़े लड़के पायल को देखकर बोले, विकास भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई कसम से, जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना अब इसको भी घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोला भाई, और ये लड़कियां भी कम नहीं है, विकास के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है? ये दोनों लड़के जो विकास के बारे में बात कर रहे थे वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे और विकास को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दीवानी हो चली थी। अब हर रोज से विकास पायल को बस स्टॉप से पिक करता और फिर वो दोनों साथ में विकास की गाड़ी से ही कॉलेज जाते। फिर धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। पायल को लग रहा था कि विकास जैसे हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी, लेकिन विकास के इरादे कुछ और थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो सिर्फ अपने करोड़पति पिता के पैसों पर मौज करता था। एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फौरन पायल पर भड़कते हुए बोले, पायल तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो, और ये लड़का कौन है? पापा वो ये मेरे दोस्त है। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई। फौरन उतरो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। पर पापा। सुनाई नहीं दिया एक बार में? आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है तो अब आप जा सकते हैं। इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पायल को लेकर घर पहुंचे और फिर ज्योति को सारी बात बताई। पायल सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है। वो मेरे सीनियर हैं जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। पायल तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने, आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है, और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ, वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसकी दोस्त तो होंगी ना। पायल तुम उस अय्याश और फरीबी के लिए हमसे बहस कर रही हो। पापा हर पैसे वाला अय्याश नहीं होता। विकास ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है, और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरीबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे, दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसा और ऐशो आराम ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहां मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक बता रही है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी आप तो बस रहने दो। आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है। आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो।
पायल की ये बदतमीजी उसके पापा अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे और क्यों? तुझे दिखाने की तो अपनी जिस मम्मी को बेइज्जत कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसकी असली औकात क्या है। अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत ही बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। अजय ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। मैं आज वाकई अपनी गरीबी से हार गया और मुझे मेरी इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उनका नाम सेठ वीरभद्र था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैठी थी। अजय शुरू से ही गरीब था तो ज्योति और अजय की शादी के लिए सेठ वीरभद्र राजी नहीं हुए। तो अजय की खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और अजय से शादी करके उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ वीरभद्र को लगा था कि गरीबी से तंग आकर कुछ ही वक्त में ज्योति उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खातिर अजय हारता दिखा तो सेठ वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं बल्कि हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाए, आपके हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कहकर सेठ वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगे। अजय ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की आंखें भी खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपनी ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सकी और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी, जिन्हें उसकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया।